कल तो सारांश के तौर पर बताया गया आप लोगों को। इस अध्याय को आप स्वयं भी पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा हो जाए। इसमें पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी जो प्रश्न दिए हैं उन पर आप ध्यान देंगे। कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और स्वयं भी प्रश्न गढ़ेंगे। आप स्वयं भी प्रश्नों को गढ़ेंगे। प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र बार बार किशनदा को क्यों याद करता है? इसे आप उसका सामर्थ्य मानते हैं या कमजोरी? सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र, पात्र समझ रहे हैं? किरदार जो रोल प्ले कर रहा है। जब भी कोई लेखक अपने विचारों को अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है तो उसे पहुंचाने के लिए वो कभी कभी कहानी के रूप में भेजता है और कभी कभी जो है वो कविता के रूप में भी हमारे सामने भेजता है। कभी नाटक के माध्यम से, कभी एकांकी के माध्यम से, कभी उपन्यास के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से वो हमारे बीच भेजता है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें सिल्वर वेडिंग का जो प्रमुख पात्र है, कौन प्रमुख पात्र है? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू प्रमुख पात्र हैं और उनके आदर्श हैं किशनदा। तो इसमें ये पूछा है कि बार बार किशनदा को क्यों याद करता है? तो कारण यही है कि यशोधर बाबू का जीवन किशनदा के जीवन से मेल खा गया है। वो अपना आदर्श मानते हैं, यह उनकी शक्ति भी है, लेकिन हर बात में उन्हें याद करते हैं। इनका हर निर्णय किशनदा की सोचों पर निर्भर करता है। इसे कमजोरी भी मानी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है, किंतु हर बात में वो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर ही काम करता है। उसी की लीक पर यदि चलता है तो ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति में सेल्फ डिसीजन की क्षमता जो है वो नहीं है। तो इस आधार पर हम कमजोरी भी मान सकते हैं और ताकत भी मान सकते हैं, दोनों। ताकत इस बात का मान सकते हैं कि वो उनके आदर्शों से प्रभावित हैं। इनके जीवन में उनके आदर्श रच बस गए हैं, इसलिए बार बार उनका याद करते हैं, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। ये इनकी एक ताकत भी है। लेकिन स्वयं निर्णय की क्षमता ना हो करके केवल दूसरे के व्यक्तित्व के आधार पर, उनके निर्देशों के आधार पर, उनके मौन निर्देशों के आधार पर चलना, यह एक कमजोरी भी है। अगला है भूषण। प्रश्न यदि आपके पास ये नहीं हो तो आप प्रश्नों को लिख भी सकते हैं रफ पर। उत्तर सुन लीजिए, अपने मन से लिख लीजिएगा आप। कोई ऐसा तो नहीं कि कठिन है। बोलिए, अभी जो बात बताई गई इसे आप लिख लेंगे या नहीं? बोलिए तो। बोलिए अभिषेक। यस लिख लेंगे ना? यस। ठीक। और वर्तिका? Yes, sir.
पाएंगे? यस सर, लिख लेंगे। ठीक, अगला सुने। प्रश्नों को आप लिखते जाइएगा, इसलिए मैं दो दो बार बोल रहा हूं। अगला प्रश्न है इसमें, भूषण बुआ को पैसे भेजने से क्यों इनकार करता है? भूषण जो हैं ये यशोधर बाबू के बेटे हैं, पुत्र हैं। यशोधर बाबू का ये विचार है कि हमारे जो भी पुराने रिश्तेदार नातेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, तो उनको सहयोग करना चाहिए, चाहे जिस रूप में, सहयोग के रूप में, या फिर जो परंपराएं हैं, परंपराओं का निर्वहन करते हुए ही सही कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह करते रहना चाहिए, ताकि रिश्तेदारी में थोड़ी ताजगी, थोड़ी नवीनता बनी रहे और थोड़ा परोक्ष रूप से सहयोग भी हो जाए। जबकि भूषण प्रगतिशील तो है, वो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, ऊंचे ऊंचे पद पर जाना चाहता है, लेकिन जो अपने पुराने रिश्तेदार नातेदार हैं उनसे वो बेरुखी अपनाता है। अब जो बुआ हैं यानी यशोधर की जो बहन हैं, उनको पैसे भेजना ये भूषण नहीं चाहता। भूषण को ऐसा लगता है कि बुआ जो हैं वो पिताजी की बहन है, वो अपनी बुआ नहीं मानता। इस तरह के दुराव या बेरुखी अपनाया हुआ है। तो इसे हम आधुनिक जीवन शैली का दुष्परिणाम कह सकते हैं। अगला है, यशोधर बाबू अपने घर में देर से क्यों आते हैं, देर से क्यों जाते हैं? प्रश्न एक बार और, यशोधर बाबू अपने घर में देर से क्यों जाते हैं? तो पाठ में आपने पढ़ा है कि यशोधर बाबू अपने ऑफिस से छूटते हैं 5 बजे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते हैं रात को। तो ये 3 घंटे का जो समय है, वो कभी बिड़ला मंदिर, कभी अपने साथियों से मिलते जुलते, वो बड़ा विलंब करके घर जाते हैं। कारण ये है कि जो परिवार में, परिवार के सदस्यों के द्वारा जो उपेक्षा मिलती है, जो अनादर मिलता है, एक ये कारण है। और दूसरा, परिवार के सदस्य भी आपस में बहुत घुल मिल करके नहीं रहते, सभी अलग खिचड़ी पकाते रहते हैं, सभी अपने अपने विकास और फायदे की बात सोचते रहते हैं। यही 2 कारण हैं जिसके वजह से यशोधर बाबू घर बहुत देर से जाते हैं। वो कम रहना चाहते हैं, उनसे वो चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो देर से जाते हैं। और है प्रश्न, अपने बेटे की बड़ी नौकरी पर यशोधर बाबू को क्या आपत्ति थी? बड़ी नौकरी, अब देखिए, एक बेटे को जो है 1500 यानी 1500, 1500 रुपये की नौकरी वो पा जाता है। तो यशोधर बाबू ये सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से नौकरी करते 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 1500 तक नहीं पहुंच पाया या उसके आसपास पहुंचा, ये अचानक 1500 रुपये की नौकरी पा गया। अब आज ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि 1500 तो कोई ज़्यादा राशि नहीं है, इसकी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस दौर में, जिस दौर का वर्णन यहाँ किया गया है, उस समय 1500 रुपये ये इसकी परचेजिंग पावर अच्छी खासी थी, ये अच्छा खासा पैसा था। यशोधर बाबू यही सोचते हैं, अपने बेटे की योग्यता को देखते हैं और फिर ये देखते हैं ये इतनी जल्दी 1500 रुपये की नौकरी पा गया। उस समय 1500 रुपये की कीमत ज़्यादा थी, तो उनको कुछ समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, कुछ असंगत जान पड़ता है। असंगत क्या जान पड़ता है?
उन्हें लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है, कोई फरेब हो सकता है, कहीं गलत धंधा इसकी आड़ में तो ना होता हो, कहीं बच्चा आगे चल करके उलझन में फंस जाएगा। इसी कारण से उस अधिक सैलरी पर इनको आपत्ति थी, बार बार वो पूछते रहते थे। यशोधर बाबू अपने घर की खुशहाली में भी उदास और निराश क्यों थे? भाई बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, लड़की डॉक्टरी पढ़ने के लिए अमेरिका जाने के लिए सोच रही है, एक लड़का सैलरी पा ही रहा है, ये इनको सैलरी मिल ही रही है, तो घर में खुशहाली का वातावरण है, धन दौलत है, बच्चे भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। इतनी सारी बातों के बावजूद भी यशोधर बाबू निराश और उदास रहते हैं, क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो परिवार से उपेक्षा, और दूसरी बात यह है कि यशोधर बाबू पुरातन पंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं। जो पुरानी जीवन शैली है, जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है, ये उसके समर्थक हैं। इनकी पत्नी जो है आधुनिका न होने पर भी आधुनिका बनने का प्रयास कर रही हैं। इन सारी बातों से, जो उनके मन मिजाज के अनुकूल नहीं है, इन सारी बातों की वजह से खुशहाली होने के बाद भी ये निराश और उदास रहते हैं। किशनदा की मृत्यु का कारण क्या था? किशनदा आप समझ रहे हैं, यशोधर बाबू के ऑफिस में काम करने वाले, यशोधर बाबू से पहले के काम करने वाले वो व्यक्ति हैं, और ये किशनदा के आदर्श थे। नौकरी करने के पश्चात वो पुश्तैनी मकान में जा कर के रहते हैं। पुश्तैनी मकान मतलब अपना पुराना घर जो गांव में था, नौकरी करने के लिए शहर में गए थे, वहाँ से आने के बाद पुश्तैनी मकान में रहे, और कुछ वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अकारण ही मृत्यु हो गई, कोई खास बीमारी अथवा कोई एक्सीडेंट इत्यादि नहीं हुआ, फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी जाति बिरादरी वालों से पूछा गया कि उनकी मृत्यु क्यों हो गई, तो जाति बिरादरी वालों ने यही कहा कि अब जो हुआ होगा, मतलब जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई हो, अब किस वजह से हुई उसका कारण उन्होंने नहीं बताया। वो तटस्थ थे, मतलब उनके बाल बच्चे नहीं थे, पत्नी नहीं थी। तो जिनके बाल बच्चे नहीं होते, पत्नी नहीं होती, अंत समय में उनकी मृत्यु से किसी को खास कोई मतलब नहीं होता, ऐसा बताया गया है इस पाठ के माध्यम से। तो अब इसमें ये बात आती है कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई होगी। उनका जीवन रस धीरे धीरे सूख चला होगा, उनको आदर नहीं मिला होगा, सम्मान नहीं मिला होगा, जीवन पर्यंत अपनी सर्विस से मतलब रहा होगा। वहाँ जाने के बाद समाज में घुल मिल के लोगों के सुख दुख में वो लोगों ने सहभागिता नहीं समझी होगी, इस वजह से तटस्थता आ गई होगी इनकी तरफ से भी, समाज की तरफ से भी। धीरे धीरे इनका जीवन रस सूख गया और इनकी मृत्यु हो गई। ये अनुमानित है, अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि मृत्यु का कारण किसी ने स्पष्ट बताया नहीं। यशोधर बाबू ने अपने जीवन में मकान क्यों नहीं बनाया? यशोधर बाबू ने मकान क्यों नहीं बनाया? जैसा कि आप जानते हैं, यशोधर बाबू किशन दा को अपना आदर्श मानते थे, और किशन दा का भी यही मानना था कि जब तक नौकरी किया तब तक सरकारी क्वार्टर में रहा, और नौकरी के बाद अपनी पुश्तैनी मकान, इसलिए मकान बनाना ज़रूरी नहीं है, हैं? जो नासमझ होते हैं वो मकान बनाते हैं, और समझदार आदमी उस मकान का भोग करते हैं, आदि आदि बातें वो कहा करते थे। इसका प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा होगा,
इसलिए यशोधर बाबू भी अपने जीवन में मकान नहीं बनाए, कोई नया मकान नहीं बनाया, यही कारण है। अब तक की बातें आपको समझ में आई? अब तक की बातें आपको समझ में आई? यस हाँ, यस सर। ठीक। इसमें आप कुछ खास खास बातों को नोट कर लेंगे और इत्मीनान से अपना नोट्स बाद में बना लेंगे। अभी बोलने के दौरान तुरंत लिखना थोड़ा सा अटपटा हो सकता है आपके लिए, तुरंत आप न लिख पाएँ, तो कुछ खास खास बातें जो आप सुन रहे हैं उसे नोट कर लेंगे, या सुन करके भी याद हो सकता है, कोई बहुत कठिन तो नहीं है, आसान सी बातें हैं। बस प्रश्नों को आपको समझना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। जैसा प्रश्न पूछा गया है उसे सेटिस्फाइड करने के लिए आप उत्तर लिखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर ही है। यदि पाठ आपको समझ में आ गया हो तो प्रश्न चाहे चाहे जैसे घुमाए जाएं आप बता सकते हैं। यशोधर बाबू को अपनी पत्नी की कौन सी बात पसंद नहीं है? कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, संभवतः आप भी बता दें। यशोधर बाबू को अपनी पत्नी की कौन सी बात पसंद नहीं थी? बताएं तो आप लोग, आप लोगों में से कोई बताए। अभिषेक, संदीप, कोई भी। प्रश्न एक बार पुनः दोहराऊं। यशोधर बाबू को अपनी पत्नी की कौन सी बात पसंद नहीं है? बोले कोई भी। नहीं, चलिए। यशोधर बाबू को अपनी पत्नी की कौन सी बात पसंद नहीं है? यशोधर बाबू को अपनी पत्नी का बुढ़ापे में सजना संवरना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, लिपस्टिक लगाना, अपने बच्ची की तरह जो है आधुनिका बनना, ये सारी बातें यशोधर बाबू को पसंद नहीं है। देखिए, बनाव श्रृंगार भी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बनाव श्रृंगार हर व्यक्ति करता है, लेकिन बनाव श्रृंगार के जो तौर तरीके हैं और उसके जो लिमिट्स हैं वो आपके विचारों को प्रमाणित करने लगते हैं। यहाँ अपने देश में हर स्त्रियां बनाव श्रृंगार करती हैं, लेकिन एक ऐसा बनाव श्रृंगार जो समाज से बिल्कुल अलग करने लगता हो,
और ये अलग होने की जो प्रवृत्ति है, आकर्षक लगने की जो प्रवृत्ति है, धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो स्वयं इनका अपना एक समाज हो जाता है, और वैसे में बड़ा ही सहज स्थिति हो जाती है, लगता है कि तो सारा समाज ही ऐसा कर रहा है। लेकिन जहाँ से चले थे, जहाँ से इस तरह का सजावट वाली जो समाज बनना शुरू हुआ था, उस पर विचार करने से सहज ही पता चल जाता है कि इसके उद्देश्य क्या हैं और उसमें कितना संतुलन होना चाहिए, ये बतानी चाहिए। यानी यशोधर बाबू को अपनी पत्नी का ये सैंडल पहनना, बुढ़ापे में सजना संवरना, अतिरिक्त सजना संवरना, तो अब कहने वाला कह सकता है कि भाई सजने संवरने का क्या लिमिट है। अब मान लीजिए कि सजने संवरने का तो अपना एक लिमिट है ही। अब कोई अधिक उम्र में हो, अधिक उम्र का मतलब मान लीजिए कोई वृद्धावस्था में हो, तो पोशाकों का तो असर पड़ता ही है ना। अब कोई वृद्धावस्था में फ्रॉक पहन ले, ये तो उटपटांग लगेगा ही। उटपटांग हास्यास्पद की स्थिति की तरफ इंगित नहीं करता है। अब जो किशोरियां हैं उनके सजावट का अपना एक अलग अभिप्राय है, भाई वो नए हैं, नए जमाने के साथ हैं। अब वृद्ध लोग भी नया बनने का प्रयास करें, वो भी एक्स्ट्रा, तो ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर लगने लगता है यशोधर बाबू के हिसाब से। उनका ये मानना है कि अवस्था के अनुसार व्यक्ति में बुजुर्गियत आनी चाहिए। बुजुर्गियत में भी सौंदर्य होता है, उसकी भी अपनी एक सजावट होती है, लेकिन उसमें गुरुता, गंभीरता, अनुभव झलकते हैं, ओछापन नहीं दिखता। ये ऊंची हिल वाली, ऊंची एड़ी का सैंडल पहनना, एड़ी के नीचे जो ये ऊंची हिल लगा दी गई, इसके वैज्ञानिक कारण यही है कि चाल में थोड़ी सी मधुरता आ जाए। पहले तो आधुनिकता के दौर में हम जल्दी जल्दी चलना सीखे, और फिर जब स्त्रीत्व की झलक में जब ह्रास होने लगी, उनकी चाल ढाल में जो स्त्री अस्मिता, जो स्त्रीत्व की झलक थी, उसमें जब ह्रास आने लगा, जब कमी आ गई, तो फिर स्त्रीत्व की झलक डालने के लिए एक कृत्रिम रास्ता अपनाया, हील वाली सैंडल पहन करके कदमों में नरमी और लचक पैदा करने का प्रयास किया गया। तो क्या जरूरत थी? हम अपने अस्तित्व को मिटा मिटा के बनाएं, ये तो समझदारी नहीं है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा रखते हैं? एक शब्द है अपेक्षा और दूसरा शब्द है उपेक्षा। तो उपेक्षा का मतलब अनादर होता है और अपेक्षा का मतलब आशा, उम्मीद। प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपने परिवार से उम्मीद क्या रखते हैं? यशोधर बाबू अपने परिवार से यही उम्मीद रखते हैं
कि घर में जो कुछ भी नया काम हो तो उनसे पूछ लिया जाए, जो कुछ भी काम होता है तो इनसे भी थोड़ी सी राय मशविरा लिया जाए, इन्हें भी महत्व दिया जाए। जबकि होता यह है कि अपने मन से बच्चे सब कुछ करने लगते हैं, झूठ मूठ ही सही बच्चे कमा के लाते हैं तो सैलरी उनके हाथों में रख दें, पैसा उनको दें, थोड़ा पूछ लिया करें। होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जब बच्चों का पालन पोषण करता है तो उसके साथ उसकी उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं कि बाबू ये बनेगा, ये बनेगा, इस पद पर जाएगा, ऊंची पदवी पाएगा, सैलरी अच्छी होगी, कमाएगा, मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस पिता का योगदान होता है, माता पिता दोनों का ही योगदान होता है। तो सफलता पाने के बाद बच्चे जब बिल्कुल एकाकी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, अपने माता पिता से अलग थलग पड़ जाते हैं, तो इनकी उम्मीदों पर जैसे एक कुठाराघात हो जाता है, आहत हो जाते हैं। तो झूठा ही सही यदि पूछ लिया जाए तो थोड़ा इन्हें लगता है कि मुझे महत्व दिया जा रहा है, एक मनोवैज्ञानिक सुख मिलता है, किया जाना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। अब हर परिस्थिति के लिए नहीं कहा जा सकता, बहुत कुछ परिस्थितियाँ विपरीत भी हो सकती हैं, हर परिवार में ऐसा नहीं होता, सूझबूझ वाले हर जगह नहीं होते। एक उदाहरण लेते हैं, यदि पिता शराबी हो, बच्चा कामयाब हो गया, सारे पैसे ले जा करके यदि उनके हाथ में रख दें तो सब पी करके ख़त्म कर जाएंगे। वहाँ पर जो पितृभक्ति है इस मायने में, तनख्वाह देने के मायने में, वो गलत साबित हो जाएगा। तो परिस्थितियों के अनुकूल इसका निर्धारण हो सकेगा, हर समझदार आदमी इसका निर्धारण कर लेगा। और यदि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, तो वहाँ पर बड़ी सूझबूझ के साथ लोग काम कर लेते हैं। क्या करते हैं, अब सैलरी लाई, पिताजी के हाथ में रख दी, जाहिर सी बात है पिताजी माताजी के हाथ में रख देंगे। वहाँ भी समझदारी है, तो वो माताजी सोचती हैं भाई अभी पैसे रुपये का बवाल मैं क्यों झेलने जाऊँ, मैं कहाँ रखने जाऊँ, कहीं खो जाएगा, गिर जाएगा, तो लो भाई ले जा करके बहू को दे दिया। बात वहीं की वहीं आई, आपने कमाया और पैसे घूम करके पिता और माता के हाथों घूमते हुए आपके पत्नी के बैग में आ गया, पत्नी के सूटकेस में चला गया। बात वही हुई, और आप डायरेक्ट ला करके पत्नी को देते हैं और वो भी सूटकेस में चला गया। बात वही हुई, लेकिन तरीके दो हो गए। पहला तरीका परिवार को जोड़ता है, दूसरा तरीका परिवार को तोड़ता है। इसी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विचारधारा को चित्रांकित करने के लिए यशोधर बाबू के चरित्र का निर्माण किया गया है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलो भाई। यस सर। यस। आप लोग भी करेंगे ऐसा? पहली स्थिति वाले हैं कि दूसरी स्थिति वाले हैं? पहली स्थिति वाले सर। हाँ, पैसा पिताजी के हाथों से होता हुआ, माताजी के हाथों होता हुआ पत्नी के सूटकेस में पहुंच जाएगा। और वहाँ भी देखना होगा कि पत्नी की विचारधारा कैसी है, होम मैनेजमेंट उनका ठीक है कि नहीं है। ये नहीं कि सूटकेस में जाते ही शॉपिंग की भूत सवार हो गई तो फिर सारा संस्कार जो है वो निष्फल हो जाएगा। तो अब जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार सारी चीज़ों को डील करना होता है। उस परिस्थिति को वही व्यक्ति समझ सकता है, कर सकता है।
जो वहाँ है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। किसी के परिवार की जो पारिवारिक स्थिति है, उस परिवार का व्यक्ति जो होगा वही उसको समझ पाएगा और हैंडल भी कर पाएगा। जहाँ तक हो सके करना चाहिए। अगला है, ये तो हो गया, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा, अपेक्षा माने उम्मीद रखते हैं। और प्रश्न एक्सक्यूज है, मी सर। हाँ बोलिए। सर मैं सिलेबस से हट के एक चीज पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। सर हमारे पुराण मतलब जैसा हम अपने इतिहास देखते हैं तो वहाँ मुहूर्त हुआ कर मुहूर्त और ठहर हुआ करते थे। क्या चीज? पहर सर, पहर। हाँ हाँ। तो सर उन पहरों का एक स्पेसिफिक नेम होता था, उनका अलग नाम होता था। जिससे पहले पहर कोई ब्रह्म मुहूर्त जैसे कहा जाता है। नहीं नहीं, हम्म, अच्छा, अलग अलग उसका नाम आप चाह रहे हैं। सर यस सर। प्रहर में देखिए, पहले तो ये जानिए, 3 घंटे का प्रहर होता है। सुबह मान लीजिए जी। सूर्योदय से, 4 से 6, 4 से 7 नहीं जैसे नहीं, और 3 3 घंटे का, जी सर। तो 8 प्रहर हुए, तो 3 8 जा 24 हो गया, 24 घंटे का। तो सुबह सूर्योदय से यस लेकर के और जो 9 बजे तक का समय है, प्रायः मान लिया जाता है कि 6 बजे सूर्योदय हो गया, कभी 6:30 बजे भी हो गया, ऋतु परिवर्तन के आधार पर। तो 6 बजे से यस नौ सर। बजे का जो समय है वो प्रथम प्रहर कहा जाता था पुराने पैमाने के हिसाब से। अब तो परंपरा में नहीं रही बातें। और फिर यस सर। 9 बजे से लेकर के दिन में, यस नौ सर। बजे से लेकर के 12 बजे तक 3 घंटे का ही समय हो गया। तो ये दूसरा पहर है। यस सर। तो इसीलिए प्रायः आप देखे होंगे कि जब 12 बज जाता है दिन में, तो इसे बोलचाल की भाषा में, गंवई भाषा में लोग दोपहरिया कहते हैं। दोपहरिया, यस सर। वो दो दो प्रहर है, यस ठीक सर। ना, दोपहर हो गया। यस। इसके बाद से 12 बजे से लेकर के जो 3 बजे तक का समय है दिन में, उसे तीसरा प्रहर कहा जाता है। यस सर। और उसे ही बोलचाल में लोग तिजहरिया कहते हैं। दोपहरिया तिजहरिया में कहाँ घूम रहे हो। यस सर। इसके बाद से 3 बजे से यस लेके सर। 6 बजे तक वो चौथा प्रहर हो गया। तो ये 4 पहर जो है दिन में हो गए, और यही 4 पहर रात्रि में हो गई। तो 8 पहर की, वहाँ कबीर की कविता में भी एक जगह आया है, या बिरहन को मीच दें या आपा दिखलाए, 8 पहर का दान झड़ा मुँह पे सहा न जाए। हे प्रभु, इस विरहिणी जीवात्मा को या तो मृत्यु दे दीजिए या अपना दर्शन दे दीजिए। ये 8 पहर का दान झड़ा, सांसारिक कष्ट संघर्ष, ये अब मुझसे सहन नहीं होता। वहाँ भी 8 पहर की चर्चा आई है। तो यहाँ तक तो बातें जो है ये मेरे संज्ञान में है, ऐसे ही है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है सर? ब्रह्म मुहूर्त सुबह वाला कहा जाता है कि रात्रि का जो अंतिम पहर है, ठीक ना। यस सर। आप जैसे मान लीजिए यस कि सर। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर शुरू हो रहा है। तो सुबह 6 बजे सूर्योदय के यस सर। पहले वाला जो 3 घंटे का समय होता है, यस सर। तो जाहिर सी बात है कि 3 बजे से 6 बजे का जो समय है यस सर। वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त यस के सर। पीछे भी कई अवधारणा है। एक तो यस ये सर। माना जाता है कि योगी लोग इसमें जगते हैं, ठीक है। अब योगी में भी कई तरह की अवधारणा यस आपको सर। मिल जाएगी कि जो योग साधना करता है वो योगी है। फिर योग को भी परिभाषित करेंगे तो अलग अलग समय में। एक समय ऐसा था जब मानते थे लोग कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम जो है वो योग है। आज आप योग जो है योगा रूप में देख रहे हैं,
स्वामी रामदेव के माध्यम से जो बताया जा रहा है, तो ये भी अब योग की परिभाषा इस ढंग से है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बातें आ सकती हैं कि वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया का नाम योग था, और ये जो है योग एक्सरसाइज हो गया। तो समझदारी में अलग हो सकता है, वो अलग नहीं था। वो जीव आत्मा और परमात्मा में जब आप जाएंगे बहुत डेप्थ में, ऐसे ऊपर तो भाई बहुत सारे विवाद हैं नासमझी के कारण, और सब कुछ समझाया भी नहीं जा सकता। समझाने की क्षमता भी यदि आपको भी हो तो नहीं समझाना चाहिए लोगों को, इसलिए कि देखिए पहले से ही लोगों का माइंड सेटअप है। कोई 30 वर्ष का अनुभव लेके बैठा है, कोई 60 वर्ष का अनुभव लेके बैठा है, कोई 80 साल का अनुभव लेके बैठा है। जीवन में वही उसकी चल रही है, उसके माइंड में वही चीज़ें सेटअप हैं। तो उसके अतिरिक्त नई चीज़ नए ढंग से बताने का जब प्रयास किया जाएगा तो उसको भी तकलीफ होगी और आपको भी समझाने में तकलीफ होगी, नाहक विवाद होगा। नहीं तो ये समझिए कि जीव और परमात्मा, जीव आत्मा और परमात्मा, परम का मतलब सूक्ष्म होता है। अब देखिए जो भी आप भोजन करते हैं, डाइजेशन के बाद जो है सेलों में जाता है, सेलों के पास जाता है तो वहाँ भी टूटता है, वहाँ एनर्जी मिलती है। और उस सूक्ष्म तत्व जो है जब बहुत सूक्ष्म होता है तो अस्थियों में जा करके अस्थि मज्जा बन जाता है, जिसे कुंडली जागरण की बात कही जाती है। बोन मैरो का आपने नाम सुना होगा। उसी हड्डियों के कारखाने में जो है रक्त का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जिसका बोन मैरो जितना ही अच्छा बना होगा, जो जितना अच्छा भोजन करके खेल कूद किया होगा, उसकी हड्डियां उतनी मजबूत हो जाती हैं। तो ये जीव को जो भी आप भोजन देते हैं सूक्ष्म तत्व के रूप में बदलता है। तो जीव को परम तत्व में जो मिलाना है वो एलिमेंट्स ही है ना, जो बॉडी को माने शक्ति देता है। तो उस रूप में आप देखेंगे तो उस समय भी लोग जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो काम कर रहे थे तो वो शरीर को मजबूत करने का ही प्रयास कर रहे थे। अब हम अपने मन से समझें कि वो एकांत में बैठ करके या सुबह वाली हवा में बैठ करके वो ईश्वर को ढूंढते थे, तो भगवान के ढूंढते थे, तो ये करते थे वो करते थे। अब तो ये हमारी मान्यताओं के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो हमेशा इस मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए शरीर को स्वस्थ रखने का ही प्रयास किया है। शरीर और मानस, अंतर मन हो काया हो, सब कुछ इसे स्वस्थ रखने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी उठने के पीछे लॉजिक यही है कि सुबह जो हवा होती है वो डस्टलेस होती है। बात समझ रहे हैं आप? सुबह वाली हवा, जैसे मान लीजिए कि रात में सारे लोग सो जाते हैं, ध्वनि नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है, लोगों की भाग दौड़ आवागमन कम हो जाता है, गाड़ियां भी प्राय कम चलती हैं विशेष रूप से हमारे देश में। तो वो सुबह की जो हवा होती है वो डस्टलेस होती है, ठीक ना। कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ भूगोलविदों का भी ये मानना है कि सुबह जो है 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, मुख्य रूप से 4:30 से 5:30 बजे के बीच, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? मुख्य रूप से सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच में एक ऐसी हवा चलती है जो आधे घंटे के लिए लगभग चलती है, और वो पोलर जोन से चलती है, समझ रहे हैं? ध्रुवीय हवा एक तरह से होती है, ठीक ना। आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो बहुत डीप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई बता देगा। मैं थोड़ी हल्की सी बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी जानकारी। तो एक वो भी है कि उसी हवा को लेने के लिए लोग 4:30 से 5:30 के बीच में जगते हैं। तो वो हवा बड़ी हमारे लिए एनर्जेटिक होती है। और अब जान लीजिए कि हवा से इन तत्वों को लेकर के प्लांट जो अच्छे अच्छे फल को बना देता है, अनाज को बना देता है। और हवा से जो हम सांस लेते हैं तो डायरेक्ट भी ये जानिए, हवा में भी कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। शुद्ध हवा में यदि सांस लेते हैं तो बॉडी बिल्डिंग का काम जो है वो हवा भी करती है। ये ना सोचें कि सिर्फ भोजन से ही होता है। तो इसीलिए वेंटिलेशन की बात होती है, खुली हवा में रहने की